आउटडोर और इंडोर दोनों जगह खेला जाता है। इसे 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। इसका मैदान रेक्टेंगुलर होता है जिसका साइज 27x16 मीटर्स मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 23x14 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। कोर्ट के एंड में 2 रेक्टेंगल्स होते हैं जिसमें हर रेक्टेंगल का साइज 16x1.5 मीटर्स मेन, विमेन, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 14x1.5 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। खो खो के खेल में मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं: सब जूनियर बॉयज गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स एंड सीनियर्स। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं जिनमें से सिर्फ 9 प्लेयर्स ही मैदान में आते हैं। हर टीम को विरोधी टीम के खिलाड़ियों के छूने से बचना होता है। खो खो खेलने के लिए कुछ तकनीक और कुशलता जरूरी है, जैसे फेक खो, सडन खो, चूजिंग डायरेक्शन, डाइविंग और पोल डाइविंग। खो खो का खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले दोनों टीम्स के कैप्टन्स के बीच टॉस किया जाता है और विनर फौरन अपना हाथ उठाकर उंगली से सेंट्रल या साइड लाइन की तरफ इशारा करके चेजिंग या डिफेंस ऑप्शन चुनता है। एक टीम कोर्ट के बीच में एक रो में बैठी रहती है जिसमें ऑल्टरनेट मेंबर्स विपरीत दिशा में मुंह किए होते हैं। दूसरी टीम 3 प्लेयर्स को भेजती है और बैठी हुई टीम को अपने ओपोनेंट्स को टच करना होता है। चेजर्स सिर्फ एक ही दिशा में भाग सकते हैं, इसीलिए उनके पास ये विकल्प होता है कि चेस करने का काम दूसरे सिटर को दे दिया जाए जिसकी बैक उनको फेस करती है जब वो भाग रहे हो। इसके लिए चेजर को खो कहकर उस सिटर को टच करना चाहिए जो टारगेट के सबसे पास हो। हर टीम चेजिंग और डिफेंडिंग ऑल्टरनेट करती है। खो खो में फाउल कई तरह के होते हैं, जैसे चेजर का डायरेक्शन चेंज करना या सेंट्रल लाइन के ऊपर से जाना, बैठे हुए चेजर का एक कोर्ट को फेस करना लेकिन दूसरे कोर्ट में भागना, या खो मिलने से पहले उठ जाना। चेजर का खो पास करने के लिए खो ना कहना या कोई और वर्ड बोलना। चेजर का जानबूझकर रनर को अग्रेसिवली टैकल, किक, पंच या पुश करना। नियमित समय में विरोधी टीम के साथ आक्रमण और बचाव के दांव खेलते हुए उनसे ज्यादा अंक हासिल करना है। हमला करने वाली टीम अपने एक रेडर खिलाड़ी को विरोधी टीम के हिस्से में भेजती है, जिसे सांस उखड़ने से पहले एक या ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर अपने इलाके में नियमित समय में वापस आना होता है। बचाव करने वाली टीम का लक्ष्य यह है कि वो रेडर को उसकी सांस टूटने तक पकड़ कर रखे और उसके हाथ में नियमित समय तक वापस ना जाने दें। कबड्डी खेलने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। खेल की शुरुआत टॉस से होती है। जो जीतता है उसे पहले रेड या कोर्ट चुनने का मौका मिलता है। जिस टीम ने पहले भाग में रेड नहीं की थी वो टीम खेल का दूसरा भाग पहली रेड करके शुरू करती है। कबड्डी 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही एक समय पर मैदान में खेलने आते हैं और बाकी 5 बेंच पर रिजर्व में रहते हैं। कबड्डी के मैदान को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जाता है। बीच में एक सफेद रंग की लकीर खींची जाती है जिसके दोनों तरफ टीम्स होती हैं। कबड्डी का मैदान मेन एंड जूनियर बॉयज के लिए 13 बाय 10 मीटर्स का होता है। विमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए 12 बाय 8 मीटर्स का होता है और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 11 बाय 8 मीटर्स का होता है। हर मैच 6 अधिकारियों की देखरेख में खेला जाता है। एक रेफरी, एक स्कोरर
2 असिस्टेंट स्कोरर्स और 2 अंपायर। मैच की अवधि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 20 मिनट के 2 हिस्सों में और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 मिनट के 2 हिस्सों में बांटी जाती है और आधा समय गुजरने के बाद दोनों टीम्स अपनी जगह की अदला बदली कर लेती हैं। रेड करने की अवधि सिर्फ 30 सेकंड की होती है। अगर रेडर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो वो आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। रेड करते वक्त पॉइंट जीतने के लिए रेडर को एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के इलाके में दौड़कर जाना होता है और 1 या अधिक खिलाड़ियों को छूकर सांस उखड़ने से पहले अपनी टीम के इलाके में वापस आना होता है। जिस टीम पर रेड हो रही है उस टीम को अपने बचाव के लिए कई दांव खेलने पड़ते हैं, जिससे कि रेडर उनको छू ना सके और ना ही मध्यांतर रेखा के पार अपनी टीम के इलाके में वापस चला जाए। बचाव करने वाली टीम यदि ऐसा करने में सफल रही तो 1 पॉइंट जीत लेगी। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त रेडर को सिर्फ उसके पैर या धड़ से पकड़ा जाए, बाल, कपड़े आदि से नहीं और ना ही मध्यांतर रेखा को पार करें। पेनल्टीज। रेडर कबड्डी शब्द के अलावा कोई और शब्द का जाप करता है या फिर सेंटर लाइन पार करने के बाद जाप शुरू करता है। 1 से अधिक रेडर्स विरोधी टीम के हिस्से में रेड करने पहुंच जाते हैं तो रेड उसी समय कैंसिल हो जाती है और ओपोनेंट टीम को रेड करने का मौका मिलता है। अगर रेडर अपनी चांस आने से पहले ही रेड करने पहुंच जाता है, अगर रेडर की टीम के खिलाड़ी उसको बचाने के लिए चिल्ला चिल्लाकर उसे चेतावनी या सलाह देते हैं, ऐसे हालात में गलती करने वाली टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बचाव करने वाली टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है। मैच के नियमित समय खत्म होने पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजयी होगी। यदि समय समाप्त होने तक दोनों टीम्स के पास बराबर अंक हुए तो खेल ड्रॉ हो जाता है। फिर 2 बार 5 मिनट का समय और दिया जाएगा। तब भी अगर ड्रॉ रहा तो जिस टीम ने पहले ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे वो टीम जीत जाएगी। चौथा क्वार्टर फाइनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाम सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल। ग्रीन जर्सी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी ओर से पहली रेड सुयश सिंह की कामयाब रेड। 1 पॉइंट डीपीएस स्कूल। अच्छी शुरुआत। पहले 3 क्वार्टर फाइनल 1 साइडेड मुकाबले थे। उम्मीद है ये टक्कर कांटे की होगी। ये है चौथा क्वार्टर फाइनल। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंचेगी दूसरे सेमीफाइनल में, जहां पर उनका सामना होगा लखनऊ पब्लिक स्कूल से। येलो जर्सी में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल। 20 सेकंड की रेड। इस मौके पर तोहफा मिला। 1 पॉइंट आदित्य कटियार। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के रेडर आउट हुए दिव्य दीपक जायसवाल इस मौके पर। डीपीएस के चांद और उन्हीं की वजह से उसके हौसला बढ़ते हुए अंश दुबे ने 1 पॉइंट लिया यहां पर। ओहो, राइट कॉर्नर से अटैक आया था जयपुरिया स्कूल हितेश श्रीवास्तव का, लेकिन जगह बनाई, चेन नहीं था। सुरंग ढूंढी रेडर ने और आसानी से एस्केप कर लिया इस मौके पर। देखिए किस प्रकार आए थे आदित्य कटियार। जबरदस्त एस्केप और उतना ही जबरदस्त काम इस मौके पर जयपुरिया स्कूल सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के डिफेंस का। अंश दुबे घेर लिए गए चारों ओर से। जी हाँ, देखिए कैसे हाई होल्ड किया वहां पर इनने, राइट इन ने, और फिर पूरी टीम टूट पड़ी। अमनपाल की ये पहली रेड, स्कॉर्पियन किक की कोशिश पहले। कि कोर्ट को कैसा इस्तेमाल कर रहे, दोनों तरफ जा रहे हैं। आखिरकार किक काम आई। लगातार प्रयास किए। वेट सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल लीड में। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ये जूनियर्स दिखा रहे हैं छोटी हाइट पर बड़ा फाइट। ग्रीन जर्सी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, येलो जर्सी में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, और आज ये स्कूल अपना असली रंग दिखा रही है। पहले 2.5 मिनट में ये डिफेंस चल पड़ा है, एकजुट होकर ये डिफेंस खेल रहा है। पोजीशनिंग देखिए राइट कवर की, मौके की ताक में थे और बिल्कुल सही टाइम पर ये टैकल किया गया। 4 पॉइंट की लीड, 2.25 मिनट शेष। 1 वर्सेस 2, सुपर टैकल ऑन। आदित्य कटियार, एक और पॉइंट यहां पर। आदित्य कटियार की इस रेड की वजह से अब दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल आउट की कगार पर।
देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से हैंड टच किया और फिर थैंक यू वेरी मच किया, आराम से मिड लाइन के पार। और अब इकलौते अकेले दिव्य दीपक जायसवाल का escape! क्या ये सुपर नेट थी? DPS स्कूल। जी हाँ, इकलौता अकेला जूनियर बचा था। नंबर 1 3 पॉइंट यानी कि 3 रिवाइवल। नंबर 1 आउट। आउट। जबरदस्त एस्केप, लक्ष्य इनका मिडलाइन की ओर लगातार था। शाबाश मेरे शेर। 3 खिलाड़ी रिवाइव होकर वापस आए कोर्ट पर और अब जवाबी कार्रवाई भी एक सुपर रेट से शायद। नंबर 1 जी हाँ, यहां पर रेडर कहते हुए तू 100 तो मैं 125। क्या जबरदस्त तरीके से देखिए अमन पाल ने एस्केप किया, पहले किक की कोशिश और फिर अपनी मिड लाइन के पार। फिर से ऑल आउट की कगार पर दिल्ली पब्लिक स्कूल और इस बार ऑल आउट हो जाएगी क्योंकि राइट कॉर्नर से आया ये टैकल। जयपुरिया स्कूल। बोनस हासिल जरूर किया दिव्य दीपक जायसवाल ने, लेकिन उसके बाद राइट कॉर्नर से अमन सिंह आए। बाकी डिफेंस के सपोर्ट इस बार ऑल आउट नहीं बचा पाए। 7 पॉइंट का फासला। ये है आखिरी चौथा क्वार्टर फाइनल। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंचेगी केवीडी जूनियर्स के सेमीफाइनल में। 1 पॉइंट जयपुरिया स्कूल। वासुदेव मलिक सोलो टैकल करने गए थे, बैक होल्ड करना चाहते थे। ये है स्कोर लाइन सेट एमआर जयपुरिया स्कूल। कैरम बोर्ड या फिंगर बिलियर्ड्स कैसे खेला जाता है? कैरम बोर्ड को फिंगर बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। गेम 2 प्लेयर्स सिंगल्स या 4 प्लेयर्स डबल्स खेल सकते हैं। सिंगल में प्लेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, डबल्स में पार्टनर प्लेयर्स के एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। कैरम बोर्ड खेलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? एक कैरम बोर्ड, 9 ब्लैक डिस्क, 9 व्हाइट डिस्क, 1 रेड डिस्क जिसे क्वीन कहते हैं। डिस्क को कैरम मैन भी कहा जाता है। 1 व्हाइट स्ट्राइकर डिस्क। चलिए बात करते हैं कैरम बोर्ड के डिजाइन के बारे में। कैरम लकड़ी का एक स्मूथ और फ्लैट स्क्वायर बोर्ड होता है। इसके हर कॉर्नर में सर्कुलर होल होते हैं और हर होल के नीचे पीसेस को कैच करने के लिए एक नेट होता है। एक सेंटर सर्कल होता है। सेंटर सर्कल के पास एक आउटर सर्कल होता है। कैरम मैन को आउटर सर्कल के अंदर अरेंज किया जाता है। चारों साइड में बेस लाइन्स होती हैं। हर बेस लाइन के एंड में सर्कल्स होते हैं जिनको बेस सर्कल कहा जाता है। कैरम बोर्ड पर 4 डायगोनल एरो लाइंस होती हैं, जो चारों होल्स की तरफ पॉइंटेड होती हैं। डायगोनल लाइंस फाउल लाइंस होती हैं। स्ट्राइक करते टाइम स्ट्राइकर डायगोनल लाइंस को टच नहीं कर सकता और आप स्ट्राइक करते टाइम लाइन को क्रॉस भी नहीं कर सकते। खेलने का पर्पस। कैरम का बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्राइकर को फिंगर के साथ क्लिक करके किसी भी कैरम मैन को चारों में से एक होल में डालना होता है। गेम का एम पहली 9 कैरम मैन को क्वीन के साथ अपने ओपोनेंट से पहले कलेक्ट करना होता है। गेम का सेटअप। क्वीन को कैरम बोर्ड के सेंटर में और 6 पीसेस को व्हाइट और ब्लैक ऑल्टरनेट ऑर्डर में क्वीन को सर्कल करते हुए रखा जाता है। सर्कल के बाहर की साइड बचे हुए 12 पीसेस को व्हाइट एंड ब्लैक ऑल्टरनेट ऑर्डर में रखा जाता है। पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि व्हाइट पीसेस का वाई फॉर्म हो, क्वीन सेंटर में होनी चाहिए और ऊपर के 2 सेगमेंट्स पॉकेट्स की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। अरेंजमेंट आउटर सर्कल के बाहर नहीं आनी चाहिए। अब बताते हैं कि पहले कौन खेलता है। पहले कौन खेलेगा? आप कॉइन को टॉस कर सकते हैं या आपके ओपोनेंट ने किस हाथ में प्लेइंग पीस को होल्ड किया हुआ है। स्ट्राइकिंग के बेसिक रूल्स। प्लेयर की कलाई या बाजू के अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट कैरम बोर्ड के साथ टच नहीं होना चाहिए। प्लेयर अपने दोनों हैंड्स में से किसी भी हैंड के इंडेक्स, मिडिल या दोनों फिंगर्स का यूज करके स्ट्राइकर को स्ट्राइक कर सकता है। बैकवर्ड शॉट्स के लिए थंब का यूज किया जा सकता है या फिर बेस लाइन के साथ टच कर रहे पीसेस को स्ट्राइक करने के लिए रिबाउंड शॉट्स का यूज किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं फाउल्स और पेनल्टीज के बारे में। जब किसी प्लेयर का फाउल होता है तो उसका टर्न खत्म हो जाता है और तुरंत पेनल्टी भी दी जाती है। पेनल्टी के तौर पर एक पॉकेटेड पीस को सर्कल में कहीं भी प्लेस करना पड़ता है। फाउल्स को इन सभी सिचुएशंस में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर स्ट्राइकर होल पॉकेट में चला जाए, अगर प्लेयर पहले ही स्ट्राइक में क्वीन को पॉकेट कर ले, अगर प्लेयर अपने पीस के साथ ही स्ट्राइकर को भी पॉकेट ले जाए, अगर स्ट्राइकर या कोई अदर पीस बोर्ड के बाहर चला जाए, अगर प्लेयर क्वीन के साथ ओपोनेंट के पीस को पॉकेट कर ले तो क्वीन के साथ अपने एक पीस की पेनल्टी भी भरनी पड़ती है।
अगर प्लेयर क्वीन के कवर होने से पहले ही अपने फाइनल पीस को भी पॉकेट कर लेता है। अगर प्लेयर ओपोनेंट के फाइनल पीस को पॉकेट कर लेता है तो ओपोनेंट के पीस के साथ अपने एक पीस की पेनल्टी भरनी पड़ती है। अगर आपका स्ट्राइकर सिर्फ ओपोनेंट के कैरममैन को ही टच करता है तो भी फाउल होगा। आपको कम से कम एक कैरममैन या क्वीन को टच करना जरूरी होता है। अगर पेनल्टी के टाइम पर कोई पीस अवेलेबल नहीं होता तो पेनल्टी पेंडिंग रहती है जब तक कि पीस अवेलेबल नहीं होता। अगर ओपोनेंट नेक्स्ट एंड स्टार्ट करने से पहले ऐसा करना भूल जाता है तो सारी पेंडिंग पेनल्टीज माफ हो जाती है। इन सभी सिचुएशंस में प्लेयर अपना टर्न खो देता है। अगर प्लेयर कैरमैन को हिट करने के लिए स्ट्राइकर को पुश करता है, अगर प्लेयर की आर्म्स बोर्ड पर बनी डायगोनल फाउल लाइन को क्रॉस करती हैं, अगर प्लेयर अपने 3 अटेम्प्ट्स में भी करेक्टली ब्रेक नहीं कर पाता, अगर प्लेयर स्ट्राइकर के अलावा किसी दूसरे पीस को टच कर देता है। चलिए गेम शुरू करते हैं। एक प्लेयर को सभी ब्लैक पीसेस को पॉकेट करना होता है और एक प्लेयर को सभी व्हाइट पीसेस को पॉकेट करना होता है। कैरममैन को शूट करने के लिए स्ट्राइकर इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि वो दोनों बेस लाइंस को टच करे, या फिर स्ट्राइकर बेस लाइंस के एंड में बने रेड सर्कल्स पर प्लेस्ड होना चाहिए। जब एक प्लेयर स्ट्राइकर के साथ कैरममैन के सर्कुलर पैटर्न को स्ट्राइक कर देता है तो गेम स्टार्ट हो जाता है। एक सिंगल प्लेयर या टीम को पूरी गेम में सिर्फ एक ही कलर के पीस को स्ट्राइक करना होता है और उनको जितना जल्दी हो सके पॉकेट करना होता है। हर प्लेयर के पास एक राउंड में सिंगल चांस होता है। अगर प्लेयर अपने पीस को पॉकेट कर लेता है तो उसे एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है क्वीन की कवरिंग। एक प्लेयर क्वीन को तभी पॉकेट या कवर कर सकता है अगर उसने ऑलरेडी अपने कलर के एटलीस्ट एक पीस को कवर कर लिया हो। क्वीन के पॉकेट होने के बाद उसे कवर करने के लिए उस प्लेयर को अपने किसी एक कैरममैन को पॉकेट करना होता है। अगर प्लेयर ऐसा नहीं कर पाता है तो उस क्वीन को फिर से सेंटर में प्लेस करना पड़ता है। अगर प्लेयर एक ही टर्न में क्वीन के साथ ही अपने पीस को पॉकेट कर लेता है तो यह माना जाएगा कि उसने क्वीन So this is how we have to place the coins. Yay! Hello, we are in time. तो भैया आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चेस खेलना। देखिए चेस बोर्ड पर 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं, यानी कि 64 चौकोर जो अल्टरनेटिंग कलर्स के होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक।
चेस बोर्ड के हर चौकोर को एक लेटर और एक नंबर के यूनिक पेयर से पहचाना जाता है। वही दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने बैठते हैं और ध्यान रखते हैं कि सफेद रंग वाला चौकोर हर प्लेयर की निचली दाएं तरफ होना चाहिए। चलिए अब चेस बोर्ड का सेटअप करते हैं। देखिए गेम की स्टार्टिंग में ही दोनों तरफ के पीसेस को अरेंज किया जाता है। एक राजा होता है, एक रानी होती, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ 16 मोहरें। और याद रखिए आपकी जो रानी होती है या वजीर भी कह सकते हैं, वो उसी कलर की चौकोर पर होनी चाहिए जिस कलर की वो खुद है। सफेद रानी सफेद वाले चौकोर पर और काली रानी काले वाले चौकोर पर। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि हर पीस दूसरे वाले पीस के एकदम सामने होना चाहिए। राजा के सामने राजा होना चाहिए और रानी के सामने रानी। चलिए अब आपको बताते हैं चेस की चालों के बारे में। देखिए हर मोहरे का चलने का एक अलग तरीका होता है। राजा की बात करते हैं पहले। राजा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली केवल एक चौकोर पर बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा हर गेम में एक बार। और याद रखिए राजा ना एक स्पेशल चाल चल सकता है जिसे कास्लिंग कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं रानी यानी वजीर के बारे में। वही रानी चेस बोर्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। रानी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली खाली पड़े सभी चौकोरों पर चल सकती है। चलिए बात करते हैं हाथी की। दोस्तों हाथी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली खाली पड़े चौकोरों पर चल सकता है। चलिए और आसानी से आपको समझाते हैं। कह सकते हैं कि हाथी एक प्लस शेप बनाकर चलता है। हाथी ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं खाली पड़े चौकोरों पर चल सकता है। कास्लिंग के समय भी इसे मूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऊंट की। दोस्तों ऊंट डायगोनल दिशा में खाली पड़े चौकोरों पर मूव कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो ऊंट एक्स पैटर्न में चलता है। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा किसी भी रैंक से एक चौकोर आगे बढ़ के फिर एक एंगल पर मुड़ जाता है। कह सकते हैं कि घोड़े की चाल जो होती है वो एल या 7 शेप की होती है, जो किसी भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एंगल पर हो सकती है। घोड़ा एक अकेला ऐसा पीस है जो बाकी पीसेस के ऊपर से फांद सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर घोड़े के एकदम बगल में कोई प्यादा होता है तो घोड़ा उसको जंप करके मूव कर सकता है। और अगर उसी चौकोर पर कोई और पीस हो तो घोड़ा उस पीस को कैप्चर कर सकता है। हम बात करते हैं प्यादों की। देखिए प्यादे चेस के सबसे छोटे और सबसे कमजोर मोहरे होते हैं। प्यादे एक चौकोर पर आगे बढ़ सकते हैं अगर वो चौकोर खाली पड़ा है। अगर प्यादा अभी तक नहीं चला है तो उसके पास 2 चौकोरों पर आगे की तरफ बढ़ने का ऑप्शन भी होता है। प्यादे पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। प्यादे अकेले ऐसे मोहरे होते हैं वही जिनकी चाल उनके कैप्चर करने के तरीके से अलग होती है। ये किसी भी दुश्मन पीस को अपने आगे वाले चौकोर के दोनों तरफ बगल से कैप्चर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्यादों के आगे वाले 2 डायगोनल स्क्वायर से कैप्चर किया जाता है, पर इन डायगोनल स्पेसेस पर मूव नहीं किया जा सकता अगर ये खाली भी पड़े हो तो। दोस्तों प्यादे की 2 स्पेशल चालें भी होती हैं, एन पास एंड टॉप प्रमोशन। चलिए पहले बात करते हैं भाई प्रमोशन की। देखिए जब एक प्यादा बोर्ड की दूसरी तरफ पहुंच जाता है ना, उसको अपने रंग के किसी भी और पीस के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, पर ये किंग नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं प्यादे का प्रमोशन। तो भाई एक प्यादे को एक रानी, एक हाथी, एक ऊंट और एक घोड़े तक से प्रमोट किया जा सकता है। एक प्यादे को प्रमोट करने के लिए उसे बोर्ड से हटाना पड़ता है और अपने चुने हुए पीस से रिप्लेस करके प्रमोशन वाले चौकोर पर रखना होता है। चलिए बात करते हैं एनपासेंट की। देखिए ये एक स्पेशल तरह का कैप्चर है जो एक प्यादा कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ही कर सकता है। ये कैप्चर सिर्फ तब हो सकता है जब एक प्यादा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 2 चौकोर आगे की तरफ बढ़े और कोई दुश्मन प्यादा उसे कैप्चर कर ले। अगर वो केवल एक चौकोर चलता है, ऐसी कंडीशन में एक दुश्मन प्यादा उस प्यादे को कैप्चर कर लेता है, ये मानते हुए कि भाई वो पहले चौकोर से ही पास कर रहा है। देखिए पोजीशन बिल्कुल वही हो जाती है। अगर एक प्यादा एक चौकोर भी आगे बढ़ा होता है तो भी दुश्मन उस प्यादे को कैप्चर कर लेता है। ये एनपासेंट कैप्चर तुरंत अगली चाल में ही किया जाना चाहिए, वरना इसको चलने का मौका दोस्तों चला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और भाई चेस में एक अकेला ऐसा मौका होता है जब कोई पीस कैप्चर तो करता है पर कैप्चर किए हुए पीस को चौकोर पर नहीं जाता है। चलिए बात करते हैं अब कास्लिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा हर गेम में एक बार हर किंग एक मूव कर सकता है जिसे कास्लिंग कहा जाता है। देखिए ऐसा तब होता है जब कोई प्लेयर अपना राजा 2 चौकोर चलता है और अपने हाथी को उस तरफ के कॉर्नर से ऑपोजिट साइड के किंग के एकदम बगल तक मूव करता है। कास्लिंग के लिए प्लेयर को कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है। ये राजा की पहली चाल होनी चाहिए, ये हाथी की भी पहली चाल होनी चाहिए भाई, और राजा और हाथी के बीच कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। राजा चेकमेट में या चेकमेट से गुजरता हुआ नहीं होना चाहिए।
चलिए रूल्स जान लिए, सारी चीज जान ली, अब गेम स्टार्ट करते हैं। भाई जिस प्लेयर के पास व्हाइट पीसेस होते हैं ना, वही गेम को स्टार्ट करता है। तो अपने किसी भी पीस को चुने और उसे उसकी नई जगह पर रखें। और जब भी चाल आती है ना खेलने की, तो एक बार में एक ही पीस को मूव किया जा सकता है, ठीक है। जब व्हाइट पीस वाला अपनी चाल चल लेता है तो उसके बाद बारी आती है ब्लैक पीस की। अब वो अपनी चाल चले। सामने वाला प्लेयर होता है, उसके पीसेस को कैप्चर कैसे करें। देखिए भाई, कैप्चर करने का मतलब होता है अपने ओपोनेंट के किसी पीस पर लैंड करना और उसको गेम से हटा देना। अपने विरोधी के स्ट्रॉन्ग पीसेस जैसे कि रानी, हाथी, ऊंट को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब उनकी बारी आए ना तो वो कम शक्तिशाली हो जाए। चलिए अब आपको बताता हूँ भाई चेकमेट क्या होता है। देखिए चेस का फाइनल एम होता है चेकमेट करना, यानी अपने विरोधी के किंग को कैप्चर करना। भाई चेकमेट दोस्तों तब होता है जब एक किंग को घेर लिया जाता है कि तुमको घेर लिया गया है, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मूव करने का भाई कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, चेकमेट। और ये कहकर भाई गेम को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन खुद को विजेता घोषित करने से पहले आप अपने विरोधी को ये चेक कर लेने दीजिए। बड़ा सवाल कि गेम कैसे जीते। भाई चेकमेट होते ही गेम खत्म हो जाता है और जिस साइड का चेकमेट होता है वो हार जाता है। गेम ड्रॉ भी हो सकता है अगर किसी भी साइड का चेकमेट ना हो, जैसे कि बोर्ड पर सिर्फ किंग्स ही बचे हों। देखिए ड्रॉ होने के ना कुछ और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अगर चेकमेट करने के लिए बोर्ड पर पीसेस बचे हुए नहीं हैं, फॉर एग्जांपल एक राजा और एक ऊंट वर्सेस केवल एक राजा, या फिर अगर सामने पोजीशन 3 बार रिपीट कर दी जाए, या फिर 50 ऐसे मूव्स किए जा चुके हों जिसमें भाई किसी भी प्लेयर ने प्यादे को मूव ना किया या दूसरे वाले प्लेयर के किसी भी पीस को कैप्चर ना किया हो। और याद रखिए, अगर किसी प्लेयर की टर्न है और वो चेकमेट पोजीशन में नहीं है एंड उसके पास कोई लीगल मूव्स ना बचे हों, तो भाई ऐसी सिचुएशन को कहते हैं स्टेलमेंट, और इससे भी गेम बांटा जाता है। बीचों बीच 1 मीटर वाइड नेट लगाई जाती है, जिसकी लंबाई 10 मीटर्स होती है और ऊंचाई मेन के लिए 2.43 मीटर्स और विमेन के लिए 2.24 मीटर्स होती है। कोर्ट में खिलाड़ी इस तरह से खड़े होते हैं: सेटर, राइट साइड अटैकर, काउंटर अटैकर, यूनिवर्सल, सेंटर ब्लॉकर और लिबेरो। वॉलीबॉल स्किल्स को दिखाने के लिए पासिंग, सेटिंग, स्पाइकिंग, ब्लॉकिंग, डिगिंग और सर्विंग जैसी टेक्निक्स बहुत जरूरी है। इस खेल में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बॉल को नेट के ऊपर से अपने विरोधी टीम की तरफ उछालना होता है। विरोधी टीम को उसी तरह बॉल को वापस करने से पहले उसे अपनी तरफ बाउंस होने से रोकना होता है। हर टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 3 अटैक लाइन से पहले और बाकी 3 उनके पीछे खड़े रहते हैं। टीम 1 पॉइंट तब स्कोर करती है जब वो बॉल को सफलतापूर्वक विरोधी के कोर्ट में गिरा देती है या विरोधी टीम कोई फॉल्ट करती है। बॉल को विरोधी कोर्ट में पहुंचाने के लिए हर टीम बॉल को 3 बार पास कर सकती है। तीसरी बार में बॉल विरोधी टीम की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो फाउल माना जाता है। सेट वो टीम जीतती है जो कम से कम 2 पॉइंट्स की लीड के साथ पहले 25 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है। जो टीम 3 सेट्स जीत लेती है वो विनर मानी जाती है। वॉलीबॉल में कुछ पेनल्टीज होती हैं, जैसे सर्व करते वक्त लाइन पर या उसके आगे पैर रखना, बॉल को नेट के ऊपर से साफ तरीके से सर्व ना कर पाना, बॉल को गलत ढंग से हिट करना, खेल के दौरान किसी भी शरीर के हिस्से को नेट से छूना मना है। चाहे आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, सुरक्षा नियम जरूरी हैं। उचित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए और बॉल को खेलने से पहले कॉल करनी चाहिए ताकि दूसरे खिलाड़ी आपस में टकरा ना जाए।